जिस भी रोल में रहो काम ऐसा करो कि आपके ना रहने के बाद घर वाले याद तो करें कि बेटी इतनी सेवा करती थी या बेटा इतनी सेवा करता था। समझ में आया? नहीं तो भाई भी सोचेगा ठीक है अपना यार, तब भी वैसे था अभी ऐसे कोई दिक्कत है भाई, ऐसा है कि नहीं? ठीक है ना? हम सब जहां पढ़ते थे, मतलब मैं उन स्टूडेंट में था कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल भी होते थे, पढ़ने में ऐसा नहीं कि बहुत तेज था, लेकिन आदतें ऐसी पालनी चाहिए कि लास्ट में लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं अपना साइन कराने के लिए, उसे टीसी लेने के लिए जैसे, तो मैं सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा होता था और मेरी जब मार्कशीट पहुंचती थी तो प्रिंसिपल उसमें देखते थे, अच्छा सत्येंद्र को अंदर बुला लो, बाकी बच्चों को खड़े रहने। ये क्रेज होना चाहिए, ठीक है? मतलब काम ऐसा नहीं है, आपकी सफलता आपकी पहचान नहीं बनती है। आप जिस रास्ते से चल रहे हो, चलने का तरीका क्या है, वो आपकी पहचान बनता है। समझ रहे हैं? सफल तो बहुत से लोग होते हैं, सफल हुए, घर से अलग हो गए, माँ बाप को छोड़ दिए, इधर कर दिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई के प्रति, बहन के प्रति, सफल होकर भी असफल है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि लड़के भी मेहनत करते हैं। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना ही होगा, कितना सेवा। हर माँ बाप आजकल आज यही चाहते हैं कि मेरा बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। कोशिश करना चाहिए बने, ठीक है? हम देखेंगे। देखो आप ही मानिएगा, जीवन में जिसको भी सबसे ज्यादा अधिकार मिलता है वो सबसे ज्यादा कर्तव्य कर चुका होता है, बहुत त्याग करता है। आपके अधिकार आपके त्यागों का एक पुंज होता है। अधिकार क्या है? त्यागों का एक पुंज है। आप जितना त्याग करते हैं उतना ही आपको अधिकार मिलता है। गांधी जी को अगर इतना सम्मान मिल रहा है तो गांधी जी ने बहुत त्याग किया होगा, समझना है। भगत सिंह को लोग सम्मान दे रहे हैं तो भगत सिंह ने त्याग किया होगा, ऐसा है कि नहीं? चंद्रशेखर ने भी त्याग किया होगा, ठीक है? सलमान खान को लोग इतना सुपर एक्टर मान रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ मेहनत तो की हो। जितने लोग आगे बढ़ते हैं काफी त्याग किए हुए लोग रहते हैं। कहां तक हुआ था? 1892 में जो जिला ने लिखा 1800 कहां तक? देखिए 1909 का शुरू करने वाले 1909, ठीक। इसी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक आएगा। हम इसमें एक टॉपिक अलग से लेके पढ़ेंगे, अभी अधिनियम पढ़ते हैं 1919 और साथ में गदर आंदोलन। उसमें देखेंगे विदेश की धरती से भारत को आजाद कराने के लिए जो संकल्प निकलता है, जो एक प्रयास निकलता है। और देखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है, नजर भारत पर है, प्रयोग वहां पे कर रहे हैं। ये गदर आंदोलन शस्त्र के आधार पे भारत को आजाद कराने के लिए लिया जाता है, मतलब शस्त्र के आधार पे। अंग्रेज हमेशा इस तलाश में रहते हैं मेरे को मौका मिले कि हिंसक झड़प हो रही है उसके आधार पे आंदोलन को दबाएं। हिंसा का समर्थन कोई ना तो सरकार करता है, ना तो कोई संस्था करती है, ना तो कोई सभ्य व्यक्ति करता है। ध्यान रखिए, ये समझ में आ रहा? और हिंसा सरकार देखना चाहती है और हिंसा के माध्यम से ही आंदोलन को दबाया जाएगा। इसीलिए हिंसा के आधार पर यदि कोई व्यक्ति नायक बनने की कोशिश करेगा तो हम कभी उसे शहीद का दर्जा नहीं दे सकते। वो हमारे लिए चाहे जितना बेहतर काम करे, ये ध्यान रखना है। इसीलिए यदि भारत की सेना पाकिस्तान में घुसती है और वहां पे वार करती है तो ध्यान रखिएगा सुरक्षा मंत्री, यहाँ के जो क्या कहते हैं सुरक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, उनका बयान ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि हमारा जो एक्शन था वो आतंकवादी कैंप पर था, ना कि सिविलियंस पर था। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना है। किस पर था? आतंकवादी कैंप पर, मतलब जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं उन पर था, सामान्य लोगों से पर हमारा कोई
मीन्स किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसीलिए जब लाल किले के स्तर पे जब हिंसा हुई तो देखिएगा आंदोलन में एक तरीके से क्या आ गया है, फिर नेता लोग डरने लगे, जन भावनाएं आंदोलन से अलग हो गई। ये तो फिर बाद में धीरे धीरे मूवमेंट कर लिया टिकैत साहब वहां पे, तो धीरे धीरे ये हो गया, नहीं तो आंदोलन अच्छा खासा चल रहा है। ये समझ पाए, सरकार को हिंसा चाहिए और हिंसा के माध्यम से सरकार आंदोलन को वहां पे दबा देती है। लोकतांत्रिक सरकार है तो इस सरकार में दो चीज चाहिए, जहां पे विरोध हो रहा है यदि सरकार वहां पे चुनाव जीत लेती है तो फिर ये पता चल जाएगा आंदोलन का कोई महत्व तो नहीं, आंदोलन अपने आप समाप्त। पहली चीज ये। दूसरी चीज, या आंदोलन के लोग हिंसा कर रहे हैं तब आंदोलन समाप्त। लेकिन यदि हिंसा नहीं हो रही है और नेताओं की गिरफ्तारी अगर कोई सरकार करती है तो फिर वो नेता नायक बन के उभर जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब हम 1919 का हम ये पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और गांधी जी का प्रवेश, तो गांधी जी को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं करते, यहाँ पे ये भी देखेंगे। इस आंदोलन में इसीलिए टिकैत को, या जो बड़े नेता हैं जो यहाँ पे योगेंद्र यादव हैं और भी जो है, इनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि गिरफ्तार करने से मामला खराब है। तो आइए, तो हमेशा हमें ये समझ के चलना है कि कोई भी बेहतर सरकार, इसीलिए सुलझी हुई सरकारें कभी नेताओं को गिरफ्तार नहीं करती। अगर गिरफ्तार करती भी है तो बस थोड़े समय में, अल्पकालीन में छोड़ दी। अन्ना को गिरफ्तार की थी, इसलिए अन्ना आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। गिरफ्तार न की होती, अन्ना आंदोलन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, समाप्त। तो नेता का महत्व क्या है। अब यहां से नेता उभरेंगे, कौन उभरेगा, नेता, ठीक है ना। 1909 में, हाँ इसमें कुछ प्रश्न भी रहेगा। देखो, हिंसा करने वाला व्यक्ति किसी को डरा पाता है कि जो हिंसा नहीं करता वो डर जाता है। दोनों चीजों में देखिएगा। उन्नीस 1909 का अधिनियम चल रहा था ना, ये हो गया था 1900 शुरू करना था, ठीक। यहाँ 1909, जैसे भारत में एक चीज देखना, आप अपने घर परिवार में ही देख लीजिएगा, और सामान्य सी बात, ये हिंसा करने वाला व्यक्ति घर पे राज्य करता है कि जो हिंसा नहीं करता है वो घर पे राज्य करता है। सामान्य दो व्यक्तियों को मैं, देखो किसी को अपने ऊपर नहीं लेना, ना अपने घर पे लेना, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी कुछ बातें फैक्ट यहाँ पे बैठ जाती है। मैं दो चीजें ले रहा हूँ। गांव में आप देखते होंगे, कभी कोई पुरुष होता है, ये बहुत मतलब उस टाइप का होता है, किसी को भी मार दिया, पीट दिया, या इसकी शादी हुई तो पत्नी को ही बहुत पीट रहा है हमेशा, शुरू में 2, 4, 6 दिन, महीना, 2 महीने, पता चला मार दिया, हाथ ही टूट गया, ऐसा हो जाता है। गांव में अधिकतर होता है, जो लोग बिगड़े हुए व्यक्ति होते हैं। लेकिन अंत में देखिएगा, इसकी जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, वो कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाती, कभी हिंसा नहीं करती। ये हिंसा करती है, अहिंसक होती है। लेकिन लास्ट में देखिएगा होता क्या है, ये हिंसा करने वाला व्यक्ति इसके कब्जे में आ जाता है, वो सर अकेला पड़ जाता है, इसके साथ समाज हो जाता है। नहीं, समाज नहीं, इसके अंदर ये एक तो सहानुभूत, सहने की क्षमता, फिर अंत में ये खुद सोचता है यार मैंने बहुत गलत कर दिया, ये रियलाइजेशन होता है ध्यान से। ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। दूसरा चीज और समझिएगा, हर आदमी को हो जाती है, हर आदमी को आखिर में रियलाइजेशन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, यही तो है, ध्यान रखिएगा। अब ये मत कहिएगा आपके ऊपर प्रैक्टिकल हुआ, मैं ऐसा ही
कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज सामान्य भाषा में, एक सामान्य सी लड़की या मान लो आपकी शादी ऐसे सब यहाँ पे सपोज करना है, आपने बहुत कुछ कहा या हिंसा पे आ गए, इसने कुछ नहीं कहा, ये केवल मौन है और इसने बस क्या किया 1 या 2 घंटे तक मतलब बोला नहीं, एक उदास भावना है, चेहरा उस प्रकार से एक्सप्रेशन आता है, इसी एक्सप्रेशन से आप सो नहीं सकते, ध्यान रखिए, मतलब थोड़ा भी समझदार है तो ये एक्सप्रेशन आपने जितना इस पे हिंसा की उसका डबल टिबल मतलब 4th टाइम आप पे पड़ेगा नेगेटिव में। आपने हिंसा की, इसने रोया, आंख से आंसू निकल गया, इसका काम खत्म हो गया जो होना था, लेकिन आप, ठीक है ना, ये लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और ऐसे जिस घर में ये समझदारी नहीं होती वहीं पे लोग अधिकतर फांसी लगाते हैं, जहां पे होता है कोई लड़की मर रही, कोई लड़का मर रहा, यहाँ पे यही चीजें होती हैं। इसीलिए विवादों का समाधान यदि कन्विंस के माध्यम से हो जाता है तो काफी अच्छा रहता है, नहीं हिंसा करने वाला व्यक्ति ही अंत में इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो खुद को नहीं संभाल पाता। गांधी जी इसका प्रयोग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के सामने इसीलिए अंग्रेज नतमस्तक हो रहे हैं, बाकी ताकत से गांधी जी एक हड्डी के थे, गांव का एक बच्चा एक फैट मार दे तो गिर जाए, समझ रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये इसी को कहते हैं आत्मबल, ठीक है। इसीलिए महिला हिंसा करे उसे सह लेना है, क्योंकि वो अंत में द्रवित हो जाएगी आप उस पर, लेकिन अगर आपने हिंसा किया तो फिर वो गलत चला जाएगा। इसीलिए अभी कल एक घटना हुई थी, भारत के बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, ये बहुत गलत है। उसने पहले लड़की को मारा, फिर खुद पंखे पर लटक गया। अभी 1 या 2 दिन पहले यूपी की घटना है, किसी होटल में शायद ऐसा कुछ था। ये घटनाएं इसीलिए हो रही है, इसका मतलब कि बच्चों को एथिक्स की ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है। जो व्यक्ति हिंसा करेगा वही फांसी लगा के मरेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज, हिंसा करने वाला व्यक्ति ही कमजोर पड़ता है, और जो हिंसा नहीं करता है उसमें सहने की क्षमता डेवलप हो जाती है, वो कभी फांसी लगा के तो मरेगा ही नहीं, और ना ही कभी वो अकेला बनेगा। समझ में आई? इसका मतलब किसी को कभी क्या नहीं करना है, हिंसा। आप भी जानो, हिंसा कर रहे हो तो अंत में क्या हाल होना है, ये मैं बता रहा हूं। तो 1919 अंग्रेज यहीं से अपनी हिंसा शुरू कर रहे हैं। गांधी जी इस हिंसा को रोकेंगे कैसे, रोकने का प्रयास कैसे करेंगे, ये देखिएगा। अंबेडकर भी एक समय के बाद, देखो जब हम गलत मांग करते हैं तो वो गलत मांग भी एक प्रकार की हिंसा होती है। उन गलत मांगों का विरोध अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से कर रहे हैं, तो वो गलत मांगे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी। ये ध्यान रखिएगा। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है। 1909 के एक्ट को, ये बहुत आता है, इसे एक नाम देते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, एक सचिव होते हैं, एक वायसराय होते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है उसका नाम पहले आता है, जो उसका सब मतलब जो उसके बाद होते हैं, इंपॉर्टेंस कम इंपॉर्टेंस का पद होता है, उसके बाद आते हैं। ये भारत सचिव का पद होगा, तो ये वायसराय का पद होगा। भारत सचिव बड़ा है कि वायसराय बड़ा है? अब भारत सचिव, क्योंकि वो इंग्लैंड की कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये समझ पाए। और भारत सचिव के अंडर में कौन है? वायसराय। क्लियर आ रहा? तो मार्ले क्या होंगे? भारत सचिव होंगे, और मिंटो क्या होंगे? वायसराय। तो
ये ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी 1909 के अधिनियम को जाना जाता है किसके अकॉर्डिंग, मार्ले मिंटो सुधार के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और कभी मान लो उलझाने के लिए ऐसे दे दे मिंटो मार्ले सुधार के अकॉर्डिंग, मिंटो के अकॉर्डिंग, मार्ले के अकॉर्डिंग, या कोई और नाम दे दे, तो ये सावधान रहिएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे ये, मार्ले, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड जुड़ा रहता है। लॉर्ड का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, माय लॉर्ड, मतलब लॉर्ड का मतलब भगवान जैसा होता है। भगवान का मतलब एक बड़ा पद, मतलब जो ऐसा काम करे कि जैसे ईश्वर के रूप में, जैसे भगवान को आप डॉक्टर को आप ईश्वर का रूप, आप भी मानती हैं? सर मानते तो नहीं पर कहते हैं लोग, कहते हैं जान बचाते हैं। जान बचाते हैं, हाँ कहेंगे मैं मानता वो हूँ। भी जाते हैं। लेकिन इस समय सब भगवान, सब डॉक्टर भगवान होते नहीं, कुछ तो शैतान ही होते हैं, किडनी भी बेच देते हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है। मतलब इथिक्स आप ये ध्यान रखिएगा, किसमें कितना इथिक्स है उस हिसाब से व्यक्ति आगे चलता है। मार्ले मिंटो सुधार, तो ये मार्ले भारत के राज्य सचिव हैं। सर ये रहते भारत में थे या वहीं पे रहते थे सर, इंग्लैंड में? सब इंग्लैंड में रहते। नाम देखिए, भारत के राज्य सचिव, इंग्लैंड में वहां की सारी सूचना दे रहे हैं। वायसराय से इनका सीधा संबंध, आते थे, जानते थे कैसे, फिर वहां गए। मिंटो कौन थे, वायस, कभी आ जाए कि लॉर्ड मिंटो, वायसराय, इन दोनों ने मिलके ये सुधार किया, ये नियम लाया, कानून लाया, तो इन्हें क्या कहेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। जैसे आपके यहाँ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है 1991 की, उसे क्या बोला गया, राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। राव कौन थे, नरसिम्हा राव, और ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, दोनों ने मिलकर सुधार किया, तो राव मनमोहन मॉडल। ये चीजें आपको जानना है, जब किसी का नाम जुड़ता है तो काम दोनों मिलकर किए रहते हैं। जो व्यक्ति प्रमुख होता है उसका नाम पहले आता है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर। सर जो गवर्नर जनरल का पद है वो, गवर्नर जनरल का पद ही वायसराय में चेंज हो गया, कहीं पे गवर्नर जनरल लिखे रहेंगे, कहीं वायसराय। 1857 के बाद जो आएगा क्या बन जाएगा, वायसराय, क्योंकि डायरेक्ट वहां का नियंत्रण आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। अब ये वृद्धि तो हो ही रही है, केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र के स्तर पे आकार में वृद्धि की। अब ये मान लो कि सदस्यों की संख्या 60 लगभग इस रूप में हो गई, ठीक है ना। सुधार कर रहे हैं, ये आ रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय सदस्य, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पे सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा, सरकार को जब कोई काम करना होता है और काम ऐसा करना हो कि थोड़ा सा लोगों को लगे सही है लेकिन वो लोगों के लिए बहुत गलत हो, तो कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के लिए सदस्य ज्यादा होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो कैसे इसे समझना, किसी के खिलाफ काम करना होगा, इनकी संख्या है ही नहीं, आपने कोई कानून बनाया तो ये तो मान लेंगे मेरे खिलाफ ही है, इनका पूरा समुदाय मान लेगा। लेकिन इन्हीं के खिलाफ काम करना है और इन्हीं के प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़ा के काम करिए, तो उसका मैसेज ये नहीं जाएगा कि इनके खिलाफ, क्योंकि आप इनको कन्विंस कर रहे हैं और विचार तो अलग अलग होते ही हैं, उसमें तो मिल ही जाएंगे। ये समझ पाए आप? क्लियर हुआ? आप ऐसे समझो जैसे जो डेवलप इकोनॉमी होती है या जो शहर होते हैं वहां पे हर प्रकार के बिजनेस चल जाते हैं, आप कुछ भी करें, आप नीम का दातुन भी तोड़ के बेच रहे हैं, चलेगा। लेकिन क्या गांव में हर प्रकार के विचार चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वहां सदस्यों की संख्या कम है, विविधता कम है,
शहरों में विविधता ज्यादा होती है, लोगों की संख्या ज्यादा होती है, इसी प्रकार की हर प्रकार की चीजें चल जाती है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? ऐसे पकड़ना चाहिए। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि और इनकी संख्या लगभग 60। तो 60 का मतलब ऐसा नहीं है पूरा 60 ही था, तो 60 के अंतर्गत आ गई, 60 के अंतर्गत। आप ऐसा जितना पहले से था आपको ये मानना है लगभग 60 के अंतर्गत इन्होंने लिया। इतना रखने की कोशिश अब करने लगे। पहले इतना था, पहले इतना नहीं था। केंद्रीय परिषद में यहां दोनों में एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रांतीय और केंद्रीय, यहां पे अभी भी सरकारी नियंत्रण होगा। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या यहां अभी कम रहेगी, यहां सरकारी सदस्य ही अधिकांश होंगे, मतलब सरकार का नियंत्रण यहां रहेगा। विकेंद्रीकरण कर रही है लेकिन यहां पे नहीं कर रही है। देखो सरकार भी इसी को कहते हैं, कांग्रेस ने इससे बहुत सीखा है। कांग्रेस राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करती थी, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं हो, क्योंकि केंद्र के स्तर पे रह के उसे लोगों का सपोर्ट मिल जाता था। छोटे नेताओं को अपना राज्य में रहता, मतलब वहां पे रहना था। भाजपा के स्तर पे लोग इतना विरोधाभासी क्यों हो गए हैं? क्योंकि भाजपा केंद्र में भी रहना चाहिए, राज्य को भी लेना चाहिए, इसलिए दिक्कत आ गई है कि मतलब दूसरे की भी रोटी छीनना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की पॉलिसी को आप देखेंगे तो ये मिलता जुलता सा है। समझ पा रहे ये चीज, लेकिन केंद्रीय स्तर पे इनका वर्चस्व है। यहाँ पे यही जानना था। और अब जो मेन चीज, अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखना, मतलब यहाँ पे अनुपूरक प्रश्न और बजट पे संकल्प, मतलब आप ये मान लो कि बजट हुआ या प्रश्न पूछने के स्तर पर हुआ, अब इनको थोड़ी सी सहूलियत दी गई कि आप पूछ सकते हो आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुधार करना है, सुधार करते हुए यहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे पृथक निर्वाचन भी देंगे मुस्लिमों के लिए। तो कब देंगे? जब उनको ये अधिकार दें वो अपनी बातें कहें। इधर अधिकार देंगे थोड़ा सा और इधर हम अपना काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। यहां पे एसोसिएशन और इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। हाँ, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यही 1909 में पृथक निर्वाचन कहां पे आता है? 1909 में पृथक निर्वाचन इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा अंग्रेज कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं। अच्छा, आप सब ऐसे सोचिए जरा, व्यवहार में तो ये चीजें दिखाई देंगी। आपको किसी से ज्यादा काम लेना होता है तो सबसे पहले आप उसे थोड़ा सा अधिकार या थोड़ी सी सुविधा देते हैं कि नहीं? आपको अपने दोस्त से कोई काम कराना है, पहले क्या करेंगे? घर बुलाएंगे, आज आप तेरे को खिलाते हैं, वो खा रहा, और वो सोचता है मन में, यार अभी तक तो कभी खिलाया नहीं। बोले अरे नहीं, खा खा खा। मम्मी जी भी आती है, अरे बेटा 2 रोटी और खा, या और कोई अच्छी चीज लाए खिलाए। फिर किसी दिन बुलाए, फिर धीरे धीरे वहां पे कोई बात कह रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर लग रहा है, लेकिन बोल रहा ठीक है क्योंकि सुविधा दे दी। आइए, तो पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम से आता है और 1906 में मुस्लिम लीग ये पृथक निर्वाचन किसके लिए होता है? ध्यान रखिएगा, केवल मुस्लिमों के लिए। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। और यही नहीं है, अगले में देखिएगा, ये मुस्लिम के लिए देंगे, सिख के लिए देंगे, ईसाई के लिए मतलब देंगे, और आगे चल के दलित के लिए भी देंगे। लेकिन फिर वहां पे विरोध कैसे किया जाएगा? क्योंकि गांधी जी का अभी आगमन हुआ यहाँ पे है नहीं, 1915 में आगमन होगा, तब ये समस्याएं हो चुकी हैं, तो गांधी इसमें सुधार कर नहीं सकते।
सुधार करने का प्रयास वो करते हैं। जब एक खलीफा के पद के लिए जब आंदोलन होता है, लेकिन आंदोलन सफल नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा। तो गांधी के आने से पहले ही भारत के बंटवारे का बीजारोपण किया जा चुका था। इसमें गांधी की कुछ चलनी थी नहीं। हाँ, ये था कोई बेहतर मौका आए उसको अगर भुना लेते तो हो सकता था, लेकिन मौका भुनाने का प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पाया। उसका इंपैक्ट और नेगेटिव चला गया। ठीक है। तो इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल कौन कर सकता था? मुस्लिम मतदाता। ठीक है ना। इसी अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की। ध्यान रखिएगा, किसको वैधता प्रदान की? सांप्रदायिकता को वैधता देने वाला अधिनियम अगर कोई है तो 1909 है। सांप्रदायिकता को वैधता। ठीक है ना, समझ में आया? देखो, आप ऐसे सोचो, घर में अगर एक गार्जियन होता है तब लड़ाई कम होती है, या कई गार्जियन होते हैं तब लड़ाई ज्यादा होती है? ऐसे सोचना है। कई गार्जियन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यही होगा। यहाँ पे मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। इसका मतलब लड़ने की स्थिति अंग्रेजों ने हर जगह डेवलप कर दी, और इन्हीं की वजह से 1857 बहुत मजबूत हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सरकारें हिल गई थी और भारतीयों में एक चेतना आ गई थी कि अंग्रेज ऐसे नहीं है कि जो यहां से भागेंगे नहीं, आराम से भगाया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने यह समझा कि अब हम इनको बिना तोड़े हुए रह ही नहीं सकते, इन्हें ब्रेक करना है। और इसी का लाभ आजकल कभी कभी पॉलिटिकल पार्टियां भी उठाती हैं। तो जानते हैं, ये तो राजनीति के स्तर पर है। दूसरी बात है तो सांप्रदायिकता को वैधता। अब इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई नेता बोले मैं हिंदू हूं, मेरे वोट दो, वो मुस्लिम है उनको नहीं, ये उस मांगे। ये क्या है? ये सांप्रदायिकता की वैधता जो वहां पे दी गई थी और विकास को अवरुद्ध किया गया था, वही मानसिकता आप में डेवलप करना चाह रहे हैं। और उन नेताओं की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पता चलेगा, इन नेता की भाई साहब की जो शादी हुई है, वो जो लड़की है वो मुस्लिम है, ये भाई साहब हिंदू है। लड़के की जो शादी किए हैं, लड़का इनका विदेश में पढ़ रहा है, लड़की मान लो क्रिश्चियन है या कोई है, वो उस मानसिकता से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अपना काम साधने के लिए आपके अंदर ये दूसरी मानसिकता डेवलप कर रहे हैं। और भारत की जनता इतनी भोली भाली है कि ये बातें समझ नहीं पाती। अभी भी आपके अंदर भर दिया, आप हिंदू हैं, कैसे मुस्लिम जा रहा है? देखो, अभी आप तलवार लेके तैयार हो जाएंगे, नहीं, जबकि ये समझना है। वो केवल इसीलिए लड़ाने वाला व्यक्ति हमेशा दिमाग के स्तर पे बहुत विस्तृत होता है और लड़ने वाला व्यक्ति दिमाग के स्तर पे बहुत संकीर्ण दायरे का होता है। इसीलिए उसे लड़ाना बहुत आसान रहता है, और लड़ने वाला व्यक्ति कभी अपना विकास कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान कर दी गई। और ये देखिएगा सांप्रदायिकता किस किस स्तर पे लाते हैं। अंग्रेजों के यहाँ सहूलियत मिल जाएगी, यहाँ अब मुस्लिम लीग आ गई। आजादी के स्तर पे आप देखिएगा कैसे बंटवारा करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और जानना है, लॉर्ड मिंटो को मार्ले मिंटो सुधार था, ये तो राज सचिव थे, ये मिंटो, ये जो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। किसको? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया। क्या माना गया? मतलब जिम्मेदार। जनक का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार।
हाँ हाँ, हिंदू को हिंदू चुनेंगे, मुस्लिम को मुस्लिम चुनेंगे। इस दोनों के लिए अलग अलग काम। उससे होता क्या? उससे ये होता कि हिंदुओं के लिए अलग नेता, एक ही क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए अलग नेता। आज एक ही नेता होते हैं तो दंगा तो भड़क ही जाता है, एक ही सरकार होती है तो दंगा भड़क ही जाता है। तो वहां पे दो रहते तो खींचा, वो उस साइड खींचते, ये इस साइड करते, तो चीजें हमेशा चलती रहती। और यही नहीं, स्थिति क्या थी, हर एक क्षेत्र में एक नया पाकिस्तान, एक नया भारत डिमांड कर देते, हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहो। पता चले ये पाकिस्तान 1, ये इंडिया 1, ये यहाँ पे सीमा, यहाँ लगी है फोर्स, यहाँ लगी है फोर्स, फिर वही राजाओं वाला सिस्टम। घुमा के कहां लाना चाहते थे, जहां से आए थे फिर वहीं पे लाना चाहते थे, और फिर आप परेशान होते और फिर राज्य करते। तो यहाँ तो 200 साल का इस मतलब सिस्टम था, पता चला अभी तक अंग्रेज बैठे हुए होते, क्योंकि वो तो मतलब उनका काम था, आप जितना लड़ेंगे और आप इकट्ठा नहीं होंगे उतना ही हम शोषण कर पाएंगे, जहां आप इकट्ठा हुए फिर हम शोषण नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो? जैसे महिलाएं आजकल जागरूक हो गई हैं, महिलाएं पार्टिसिपेट करने लगी, महिलाएं आती हैं जाती हैं, गाड़ी से आती हैं गाड़ी से जाती हैं, पुरुषों की संख्या कम हो रही, महिलाओं की संख्या बढ़ रही। मैं भी कभी कभी गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ, यहाँ बारात आई है, अब आदमी बेचारा अंदर यहाँ बाहर यहीं पे, और महिलाएं पूरी टीम लेके पूरा एकदम अंदर तक यहाँ चली गई। तो मैं धीरे धीरे ये पता है, ये सशक्तिकरण का दौर है। नहीं तो महिलाएं करें घर में, और वहां जाके अपना एंजॉय कर रहे हैं, कॉफी पीना हो कॉफी पी रहे हैं, अपना जो खाना हुआ खा रहे, ठीक है ना। वहां पे अगर नजारा देखना हो तो देखिए, जो महिला कभी आपको खाते हुए दिखेगी नहीं, वो भी रसगुल्ला उठा के मुंह में डाल रही है, मतलब उस तरीके से, मतलब ये नहीं देना, ऐसे में बता रहा, खाना चाहिए उनको भी, क्यों नहीं, उनका अधिकार है। तो लेकिन अब अधिकारों के प्रति ये और ये भी मतलब बोल देते हैं, ये हलवाई में ये सही नहीं मतलब बनाया है, इसमें कम मसाला डाला हुआ है, और घर में चाहे बनाना पाती हूँ, लेकिन वहां ये है अधिकारों का प्रयोग, ठीक है ना। इनका भी वर्चस्व बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आने जाने से क्या होगा, इनमें ये भी समझेंगी कि कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोग बुरे होते हैं, समाज को देखेंगी, समाज से इंटरैक्ट होंगी, और फिर धीरे धीरे सामाजिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यही होगा। क्लियर हुआ? तो दो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आ गई, और केवल मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता को वैधता हो गई, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला गया। लॉर्ड मिंटो थे क्या, ये भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड मार्ले क्या थे, ये थे भारत के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव ब्रिटेन के स्तर पे वहां की कैबिनेट के लिए जिम्मेदार था, और वो अपना वायसराय के साथ सीधा संपर्क। 1906 में यही पे मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो, सांप्रदायिकता को वैधता मिल रही है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन आ रहा है, तो मुस्लिमों की अलग पार्टी होगी, जरूरत पड़ गई, डिमांड और सप्लाई, डिमांड हुई तो सप्लाई इधर हाजिर। क्लियर हुआ? ये समझ पाए नहीं आप सब? देखिएगा, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई चीजें अलग, कोई चीज अलग नहीं है यहाँ पे। और लड़कियां वास्तव में आजकल काफी सशक्त हो रही हैं गांव के स्तर से, और ये काफी अच्छी बात है। पहले कोई लड़की किसी लड़के से उसका नाम नहीं पूछती थी, गांव में ये सिस्टम था। तो लड़का तो बेचारा पूछता था कि नहीं पूछता था, ये तो हमको पता नहीं, लेकिन आज इतना सशक्तिकरण आ गया है कि लड़कियां खुद, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, और उसमें मतलब अब आपको सोचना है कि मैं पीछे हटूं कि ना हटूं, और ये अच्छी बात है, वो जानना चाह रहे हैं, ठीक, अच्छा है कि नहीं। और स्थितियां यहीं तक सीमित नहीं है,
1909 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ कर दी जाती है। अब देखिएगा, सर पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर 1909 में पृथक निर्वाचन। हाँ 1909 का एक्ट आ रहा है। 1909 का एक्ट का मतलब क्या है, ये एक्ट एक टाइम लेके आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कानून का निर्माण यहां से चल रहा है, समझ पाइए। जैसे आप समझिए, जैसे आजादी का जो टाइम पीरियड हुआ, संविधान बनने में इतना टाइम लगा ना, लेकिन इतने टाइम में जो काम किया जाएगा क्या कहा जाएगा, संविधान सभा ने किया। लेकिन संविधान सभा का काम जो पूरा हुआ वो तो यहां पूरा हुआ ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। अगर इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन की बात कही जा रही तो यहां नहीं कही गई, बनने में इतना टाइम लगा तो यहां ये बोले और यहां पे पार्टी बन गई। सर इसमें तो पहले पार्टी बनी है ना, इसलिए 1909 का अधिनियम है तो चर्चा शुरू होगी 1909 से थोड़ी शुरू होगी। इसका मतलब ये 5, 6, 7 साल पहले से काम बनता है। अधिनियम बनना शुरू होता है तो लंबा टाइम लगता है। अंग्रेजों का अधिनियम है, देखेंगे 10-10 साल बाद आ रहा है। इसका मतलब कि 10 साल के लिए जो उन्होंने बनाया, अब उसके आगे की वो व्यवस्था सोच रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या देना है, क्या लेना है। जैसे हमारी सरकारें कानून बनाती हैं, 1 साल के लिए बनाई, अब संसद चल रहा है, फिर आगे के लिए सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आप समझ रहे, जैसे किसान के ऊपर या जिसके भी ऊपर। और कोई संशय? 1905 में सभी ने बंगाली विभाजन कर दिया। हाँ 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कर दी और 1909 में सांप्रदायिक पृथक मंडल। बंगाल विभाजन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे बंगाल का विभाजन कर रहे हैं किस आधार पे, बंगाल का विभाजन इस आधार पे कर रहे हैं कि प्रशासन सही से चल नहीं पा रहा, जबकि प्रशासन सही से चल रहा था। 1957 का विद्रोह हो चुका है। 1957 का विद्रोह में इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं और जो मतलब स्वदेशी आंदोलन है या सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो है यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ जागरूकता ज्यादा है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, यहाँ पे सुधारक सबसे ज्यादा पैदा हुए हैं। तो जहां पे सुधारक सबसे ज्यादा पैदा होंगे वहीं पे विचार भी तो सबसे ज्यादा आएगा, और जहां पे विचार और वैचारिक क्रांति होगी और वहीं के लोग खुलकर अपनी बातों को कहने के लिए सामने आएंगे और तर्क के साथ आएंगे। एक होता है बात को कहना और दूसरा होता है तर्क के साथ बात को कहना। तो तर्क के साथ जब कोई बात कही जाती है तो मूवमेंट बड़ा होने लगता है। किसानों के आंदोलन का मूवमेंट बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इस आंदोलन में तर्क नहीं है। तर्क ये नहीं है कि जब आपको एमएसपी मिल रही थी उस समय बाकी स्टेट या बाकी स्तर पे जब एमएसपी नहीं मिल रही थी तब आप नेता बन के कहां गए थे? उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए आपने भारत के अन्य राज्यों में क्यों नहीं घूमा? तब आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? और आज कुछ लोगों के अधिकार जा रहे हैं, बाकी का फायदा हो रहा है, घाटा ये तो नहीं पता, लेकिन फिर आप कूद रहे हैं। बात मेरी समझ नहीं समझ? मतलब ठीक वैसे है, मान लीजिए कोई पड़ोसी है, इसके ऊपर किसी ने हमला किया, इसके ऊपर हमला किया, ये भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है चलने दो अपना। अब इनके ऊपर हमला किया तो ये पुलिस चौकी के सामने जाके धरने पर बैठे। भाई यहाँ तो आप बोले ही नहीं, ये दिक्कत। गांधी जी को इसीलिए देखिएगा, गांधी जी हर मामले से अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि गांधी को पता है सबको साथ लेकर चलना है। अंग्रेज यहाँ पे गड़बड़ी कर चुके हैं, समझ रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे क्या क्या हो रहा है। ये पृथक निर्वाचन इसीलिए ला रहे हैं, मुस्लिम लीग पार्टी इसीलिए बन रही है क्योंकि वहां पे अगर हम प्रशासनिक आधार पे अगर इन चीजों को नहीं दिखाएंगे, वहां पे जो बंटवारा किया गया था आप देखेंगे उसका भौगोलिक एरिया ऐसा था कि जैसे हिंदुओं की संख्या एक तरफ आ गई थी और मुस्लिमों की संख्या एक तरफ आ गई थी। अब ऐसा बंटवारा होने का मतलब कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। जैसे हमारे यहाँ जो स्कूल होते हैं, लड़कियों को एक तरफ और लड़कों को एक तरफ, ये क्या है?
ये अपने आप में एक प्रकार की विकृति बढ़ाने की भावना है, चाहे लड़कों के अंदर हो या लड़कियों के अंदर। आप जिससे समाज में दोनों को रहना है, दोनों के बीच की दूरियों को आप बढ़ा रहे हैं, तो मतभेद होगा और चीजें बहुत गलत होंगी आगे। और यही चीजें हो रही हैं। जिस समाज में लड़के लड़की दोनों साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ऐसी चीजें खुल के सामने नहीं आती। आती है खुल के? नहीं आती। मतलब वहां पे ऐसी घटनाएं बहुत कम है। हमें सोचना। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ उल्टा है। वो सब पिछले लोगों से काफी सीख लेते हैं? वो सब पिछले लोगों से काफी सीख लेते हैं ना, फिर अपना ढंग का पार्टनर चुन लेते हैं, फिर आगे जाके। नहीं, वो ढंग चुनने का मतलब गलत है। वहां पे वो चुनने से बंदा जब पहली बार हुआ तो जब बात, तो मैं क्या एग्जांपल दूं? आप ऐसे मतलब ऐसे सोचो, कोई भी हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, किसी के लिए भी हुआ, कोई भी चीज, किसी भी चीज के साथ अगर आप फैमिलियर हैं, आप जानते नहीं हैं, तो अचानक जब आप इसके साथ मिलते हैं तो यहां पे फिर मानसिकता, डोमिनेंट की मानसिकता होती है, रिस्पेक्ट देने की मानसिकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ प्रॉपर टाइम बिताते हैं, उन पेरेंट्स और बच्चों में एक बराबरी के बातचीत का स्तर होता है, सभी अपनी बात खुल के सामने कह सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, वहां पे एक सामंती मानसिकता बन जाती है। वहां पे एक को छोटा माना जाता है और दूसरे को बड़ा माना जाता है, और वहां पे घटनाएं होंगी। 1857 इसीलिए हुआ था, अंग्रेज अपने को बहुत बड़ा मान रहे थे, भारत की जनता की बात सुन नहीं रहे थे। तो 1857 की क्रांति ने ये बता दिया कि भारत में राज्य करना है तो भारतीयों की बातों को सुनना होगा, बिना उनके आप राज्य कर ही नहीं सकते। समझ पा रहे? ठीक है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन को सही ठहराएं। विभाजन के जब जैसे विभाजन हुआ, लोगों ने विरोध किया कि ये विभाजन गलत हुआ है, तो अब क्या करें? तो अब यहां पे कुछ करेंगे, मुस्लिम नेता पैदा होंगे, तो मुस्लिमों के अलग नेता पैदा होंगे, तो लाभ लेने के लिए विभाजन को सही ठहराएंगे। देखो, सभी लोग तो सही होते नहीं है, ये समझ में? सभी लोग सही होते हैं, सभी लोग कभी नहीं सही होंगे समाज में, ये चीज ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये भी सर इसलिए गठित करवाया अंग्रेजों ने कि भारतीयों की मतलब जानकारी ले सके। हाँ, ये चीज समझा। इसीलिए जो आप फेसबुक पे बात करते हैं, गूगल पे बात करते हैं, जो भी करते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी कंपनियों के पास होती है। वो कंपनी जिस देश की होती है, वहां की सरकारें उसे यूज करती हैं। वो अपने स्तर पे यूज कर सकते हैं, करती हैं कि नहीं, ये तो हमें ये नहीं पता, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को यूज करती हैं। नेगेटिव भी कर सकती हैं, पॉजिटिव भी कर सकती हैं। तो 1885 में, और अभी तक यहाँ पे कांग्रेस में नरम लोग थे। कैसे लोग? मतलब पत्रों के द्वारा अपनी बात कहना, सभाओं के द्वारा अपनी बात कहना, कोई किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, सामान्य तरीके से विनम्र निवेदन। आप गए भाई साहब ऐसे, ठीक है, जाओ, बस ऐसे कहते हैं। लेकिन अब यहां से चीजें शुरू होंगी, थोड़ी सी आक्रामक। ये इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 में होता है। कब होता है? 14 में होता है। होम रूल लीग आंदोलन भी इसी के आसपास शुरू होता है। होम रूल लीग आंदोलन इसी के आसपास शुरू होता है, और उसमें मुख्य भूमिका में एनी बेसेंट होती हैं। वो भी स्वराज की बात करती हैं। एनी बेसेंट के साथ एक नेता और होते हैं, तिलक होते हैं। हाँ, ऐसे ही नेता होंगे जो उसके आसपास आएंगे।
गांधी को आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन में आने के लिए, लेकिन गांधी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? गांधी का इथिक्स है, मुसीबत के समय किसी को धोखा नहीं देना। गांधी अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मुसीबत के समय दुश्मन को भी धोखा नहीं देना है। अच्छी बात है कि नहीं? और उस टाइम उधर दुश्मनी हमें को चलते तो यही चीज समझिएगा, हम आजादी एक दिन के लिए नहीं ले रहे हैं, हम आजादी सैकड़ों वर्षों के लिए ले रहे हैं, हजारों वर्षों के लिए। हमारी नई पीढ़ियां आएंगी, उनको हमें इथिक्स सिखाना है। गांधी अल्पकालिक महत्व की बातों को सोच के नहीं चल रहे हैं, वो दीर्घकालिक परिणाम को सोच के चल रहे हैं। गांधी चाहते तो वेपन्स से भी हो ही जाता किसी न किसी तरीके से आजाद, लेकिन वही फिर अमेरिका में जैसे कभी 3 को मार दिए, 4 को मार दिए। सर जो प्रस्ताव गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद रखा था वो पहले में भी तो रख सकते थे। नहीं, पहले में क्यों रखते? भारत की जनता मैच्योर नहीं है। गांधी जी आते हैं तो भारत की जनता अभी बहुत छोटी है, समझ कम है। भारत की जनता को लड़ना सिखाना है, लड़ खाना सिखाना है कि मार सहने लायक बनो, मारने लायक नहीं, मार सहने लायक बनना है। अभी भी सर अभी भी भारतीय जनता सर इतनी पढ़ी लिखी है। हाँ, दिक्कत इसीलिए है ना, क्योंकि सर यूएसए में हर आदमी को सर लाइसेंस तो भी मिल जाता बंदूक वगैरह का, इंडिया में नहीं मिलता क्योंकि आदमी सर इतने समझदारी से काम लेते ही नहीं। देखो लाइसेंस की जरूरत ही क्या है? यूएसए में ही जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वहां उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। लाइसेंस की जरूरत क्यों होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, समाज में यदि अहिंसा है और बेहतर विचारधारा चल रही, फिर लाइसेंस चाहिए ही नहीं। सुरक्षा के लिए पुलिस है, बाकी संस्थाओं को सही करिए, क्या करोगे लाइसेंस? कभी कभी सुनते होंगे बच्चे ने पिस्तौल से पिता को मार दिया क्योंकि चॉकलेट लेके नहीं आए थे। आपके अंदर भी बचपन में ऐसे विचार आए होंगे, लेकिन नहीं कुछ है मार दे, वो होगा ही नहीं तो मार देते। ये बचपन में सबके बचपन में आता रहता है, ऐसा नहीं कोई मैं या आप, सबके बचपन में, लड़कियों के अंदर भी, लड़कों के अंदर भी गुस्सा इतनी मार दे। लेकिन अब जो मारने लायक भी है तो पता चला मार दिया, कुछ हुआ नहीं, बाद में मेरे को फिर यहाँ धुलाई हो जाएगी। ये चीज आइए, ये सबके अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे अब आपको ये देखना है, होम रूल आंदोलन यहाँ पे आ गया था। 20 अगस्त 1917 को हिज मैजेस्टी सरकार की एक नीति आई थी। और देखो एक चीज और समझना है, होम रूल आंदोलन के बारे में आपको समझना है, इसी के अंतर्गत आया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन था क्या? स्वराज की मांग यहाँ की गई थी। किसकी? स्वराज की मांग। देखो इनको ये पता नहीं है स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम भारत की जनता को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस से भारत की पूरी जनता जुड़ नहीं पाई है। गांधी जी कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहां बोलते हैं कि देश ऐसे नहीं आजाद हो सकता, या हम अपनी बातों को, अपनी नीतियों को ऐसे नहीं लेके, हमें सबको जोड़ना होगा। कांग्रेस को जन जन की पार्टी बनानी होगी। अंग्रेज बोले थे कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की पार्टी है, महात्मा गांधी उसी का अपोजिट करेंगे, कांग्रेस को जन जन की पार्टी बनाएंगे। और जो पार्टी जन जन की होगी उसी आंदोलन का प्रभाव होगा, नहीं तो उसे दबा दिया जाएगा। यहां तक समझ में आया? और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। महात्मा गांधी के बारे में कुछ गलत प्रचार भी लोग करते रहते हैं। शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी महात्मा गांधी, 13। राम की भी शायद 13 साल में हो गई थी। तो कहीं बाल विवाह को बढ़ावा तो नहीं दिए दोनों लोग? उन्होंने थोड़ी करवाई। किसकी? गांधी की? लेकिन फिर वे अंत तक देखिए पत्नी का साथ उन्होंने निभाया।
चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, बाबा थे, नहीं कर सकते थे। इतने बड़े नेता, शादी के लिए उनको क्या दिक्कत है? बस बोलना था कि मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि मेरे को शायद दूसरी शादी करनी है। देखो लाइन लग जाता, विदेशों से ऑफर आ जाते, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन करने वाला व्यक्ति। मेरे कहने का मतलब है, गांधी जी चीजों को बहुत सोच के चल रहे थे। भारत को चलाना है तो चीजें कुछ गलत ना होने पाए, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। अब हमें जो आगे जानना है, ये हमारा यहीं तक था। अब 1919 हम शुरू करेंगे। यहां पे आगे के लिए अधिनियम बनने की बात कही जाएगी, और यहाँ पे जो रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये गवर्नर जनरल, जिन्हें आप वायसराय कह सकते हैं तत्कालीन, तो इनको दिया जाएगा इस नीति का क्रियान्वयन करने के लिए। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए, अब 1909 के अधिनियम जो आया, इसके बाद एक दूसरी कमेटी को बात दे दी जाएगी कि आप एक्ट में सुधार करिए, लाइए, क्योंकि आगे का कार्यकाल सही से चले। तब क्या करते हैं ये देखना। 1919 आएगा, अब क्या आएगा, यहां पे देख रहे हैं, ये चीजें समझ में आएगी नहीं। 1909 आप ये देखेंगे 1857 को रिकवर करने के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ अधिनियम पढ़े या गांधी जी की भूमिका, गांधी जी को बाद में पढ़ेंगे। आप ये देखिए 1919 में यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है और इसका विरोध करना है। जब इसका विरोध करने के लिए गांधी जी फील्ड में उतरेंगे तो उसी को कहेंगे कि गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ। चंपारण में जब तक काम करेंगे, अहमदाबाद में जब तक काम करेंगे, तब तक गांधी की वो क्षेत्रीय राजनीति है। लेकिन इस क्षेत्रीय राजनीति के बाद जब इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उतरेंगे तो उसी को बोला जाएगा कि गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हो चुका है। समझ पाए? 1919 के अधिनियम की बातें देखते हैं। और यहीं पे गांधी को सब लोग मिलेंगे, अपना पटेल भी मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद भी मिलेंगे। देखो गांधी जी के साथ जो जो लोग मिलते हैं, गांधी जी के साथ जो भी लोग आएंगे वो अच्छे लोग होंगे या कैसे लोग होंगे? सही लोग होंगे, क्योंकि गांधी जी उन्हीं को लेंगे जिनको सही से समझ पाएंगे। गांधी जी उनको अच्छा पद भी वहां पे दिलाएंगे। तो नेहरू ज्यादा त्याग किए होंगे, इसलिए नेहरू को बड़ा पद मिला। पटेल कम त्याग किए होंगे, पटेल को कम पद मिला। मतलब दोनों बराबर ही थे। कांग्रेस के स्तर पे बोला जाता है कि कांग्रेस की समितियों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सबसे ज्यादा समर्थन दिया था वो किसको दिया था? मतलब पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेहरू को था ही नहीं, बहुत कम था। लेकिन फिर अब गांधी जी दोनों को बुला के अपना जो बोले हो, ये तो पता नहीं, कभी बातें वो सामने आती नहीं न कहें, लेकिन फिर इनको पटेल को बोले अपना कि नेहरू को बन जाने दो पटेल। नेहरू बोले ठीक है, वो सॉरी पटेल बोले ठीक है बाबा। इसका मतलब गांधी का वर्चस्व देख रहे हो। आज कोई ऐसा बैठ सकता है नेता बराबरी का? नहीं बैठ सकता उस समय। इसका मतलब कि ये लोग ये जानते थे कि इस आंदोलन के जो कर्णधार है ये गांधी, और गांधी जी कांग्रेस को समय समय पर डरा भी देते थे कि मैं मुट्ठी भर मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन तैयार कर दूंगा। पूरी कांग्रेस हिल जाती थी कि बाबा ने बोल दिया, नहीं जो बोले वो बात मान लेना है। पट्टाभी सीतारमैया को बनाना था कांग्रेस का अध्यक्ष, बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी बोले कि नहीं,
फिर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर ही जाना पड़ा। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्या गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दुश्मनी थी? ऐसा कुछ नहीं, नीतियां गलत थी, रास्ते नहीं सही थे। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो रास्ता था वो रास्ता हिंसक हो जाता, और हिंसा से पाई हुई आजादी अंग्रेज कभी भी दबा सकते थे और सही मार्ग में न जाते। यहां से देखते हैं, गांधी जी को बोला जाता है जब आंदोलन चल रहा था, हिंसा हो रही थी बंटवारे के समय, तो गांधी जी जहां जाते थे वहां हिंसा समाप्त हो जाती थी, कुछ समय के लिए रुक जाती थी। और गांधी जी कभी सुरक्षा नहीं ली। लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते थे, गांधी जी जाके बीच में खड़े हो जाते थे, इधर से हिंसा। ये था प्रभाव। सर, जिस व्यक्ति को शोषण करना होता है, पैसे कमाना होता है, वो सर हिंसा से भी मानते, लेकिन प्यार से कैसे माना सर? कैसे? जैसे अंग्रेज सर हिंसा नहीं की ना गांधी जी ने, तो प्यार मोहब्बत से मतलब सब कुछ शांति से लेके चले गए। तो सर जो आदमी मतलब हिंसा से नहीं मान पाता, वो प्यार मोहब्बत की बात से कैसे मान लेता है? हाँ मानता हूं। फिल्म का डायलॉग सुना है कि साहब मार से नहीं प्यार से डर लगता है। प्यार बहुत खतरनाक चीज होती है, बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते हैं। संभालना पड़ता है खुद को, सम्मान भी करना है तो दूसरे का सम्मान भी करना पड़ता है, ठीक है ना? तो सबसे खतरनाक चीज प्यार होता है। मतलब ऐसा नहीं खतरनाक का मतलब अच्छा भी है, लेकिन प्यार में जो ताकत होती है वो ताकत हिंसा में कभी आ ही नहीं सकती। आपको एक चीज और बता दें, ये आप ध्यान से रखिएगा। 2 प्रकार की मैरिज होती है भारत में। देखो मान्यता है नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा समर्थन या विपक्ष में मैं रहता नहीं, मैं उसके स्तर पे न्यूट्रल हूँ, ठीक है ना? तो आप चाहे कमजोरी मान लें या चाहे जो मान लें, ठीक है ना? मैं भी उस पर रहता हूँ। तो मेरे भी घर वाले कभी कभी फोन करके पूछते हैं भाई शादी उदी करने का विचार है कि नहीं है। तो जब मैं एक स्तर पे आके सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शादी की कैसे जा सकती है। भाई शादी उसी से की जा सकती है जिसको आप जानें, और जब जानेंगे, इसीलिए एक वर्ब होती है लव, ध्यान से रखिएगा, इसकी आईएनजी फॉर्म होती ही नहीं है। आईएनजी फॉर्म होती है? कभी आपने ये सेंटेंस हुआ मैं प्यार कर रहा हूं, आई एम लविंग, होता ही नहीं। आई लव या आई हेट, दोनों चीजें, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पे होता है कि प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता है। और भारत में प्यार कराया जाता है, दोनों चीजें। संस्थाएं ऐसी, अब क्या लोगों की क्या मानसिकता है मैं तो ये पकड़ नहीं सकता, लेकिन जिनको प्यार कराया जाता है वो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जिनको प्यार हो जाता है, और तरीका सही है, ध्यान रखिएगा, सम्मान का स्वाभिमान का तरीका है, दोनों के विचार मिलते हैं तो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और मैं ऐसे कम से कम 200 से 300 लोगों का इतिहास तो भारत में ही जानता हूं। ये समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो लोग अपनी कविताओं में भी बहुत सारी अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो यही ताकत है, बाकी दूसरी ताकत आ ही नहीं सकती। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक ताकत भी होती है ना। इनका एग्जाम्पल देना दीजिए, लेकिन मैं दे देता हूं। कुमार विश्वास साहब बहुत छोटे थे, अंत में किसी लायक थे नहीं, बहुत 20 साल पहले थे, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन और इनकी मतलब शादी कैसी हुई, ये किए थे, इनका तो इंटरकास्ट ही है, या जिस भी स्तर पर परिवार ने मान्यता दी नहीं थी, लेकिन अब भाई साहब ने कर लिया तो धीरे 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 धीरे। लेकिन आज जो इनके अंदर ताकत है, जो चीजें इतना फेमस हो रहे हैं, जो चीजें आ रही है, वो ताकत यहीं से आ रही है। अगर इन्हीं की अरेंज मैरिज कर दी गई होती, आधी ताकत तो अपने आप समाप्त हो गई।
मेरे कहने का मतलब जात पात भेदभाव आप जिस भी रहें, कम से कम लोगों को समझ के आगे चले। यहाँ पे ये चीज है। भारत में आधी जनसंख्या 90% लोग ऐसे हैं घुट घुट के मरते हैं और किसी से कह नहीं सकते, इसीलिए अपना काम फुल इफिशियंसी से कर नहीं सकते, अपनी बात भी एक दूसरे को बता नहीं सकते, न उनको बता सकते न उनको बता सकते। चल रही है जिंदगी, समझ में आया? तो इंदिरा गांधी इतनी सशक्त महिला बनी, क्यों बनी? गांधी ने कहा इंदिरा गांधी का कर लो आंदोलन, मेरे को जिससे शादी करना उसी से करो, जो करना है करो। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था। तो विचार जब उस प्रकार के सेम विचार मिल जाते हैं तो इसीलिए बोला जाता है, तो लोग काफी आगे बढ़ते हैं। यही है विचारों के स्तर पे सारी चीजों के स्तर पे। तो इसको बहुत देखो, रियल लाइफ में इसे बहुत ज्यादा फॉलो भी नहीं करना है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसके लिए उतना या तो और घर परिवार के साथ मिलके ही चलना चाहिए हमेशा, ये मान लो, क्योंकि घर माँ से बड़ा प्यार करने वाला कोई होता भी नहीं है। तो भारत में इसीलिए बच्चों की शादी एक सामान्य सी उम्र में करा दी जाती है, क्योंकि भारत के बुजुर्गों को पता है ये चीजें। इसीलिए भाई ऐसे महिला या पुरुष बहुत डेडिकेटेड होते हैं। आपने नीतू का नाम सुना होगा, अभी वो वहां पे हैं, उनका केडी कैंपस इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर में। दोनों वैसे ही थे, लड़ाई हुई दोनों में और विद्रोही भावना आ गई, अपने पति के ही खिलाफ खड़ा कर दिया इंस्टीट्यूशन केडी कैंपस, इनका भाई साहब का दब गया। तो ऐसी महिलाओं का भी जज्बा देखिए, ये होता ताकत पता नहीं कहां से आती, मैं भी ये नहीं जानता था, लेकिन कोई ना कोई खास बात तो है। आइए 1919 का अधिनियम हम देखते हैं, यहां पे क्या क्या होता है। लेकिन विद्रोह की भावना भी आ जाती है। मैं तो ऐसी लड़कियों को भी जानता हूं जो बोलती नहीं थी, लेकिन जब अपने पर आ गई तो उनके मुंह से केवल आग निकलती थी, आग। और मेरे को भी समझाने के लिए रखा जाता था, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा दिमागदार माना जाता है। अब हूं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं भी जाता था, कोशिश करता था, लेकिन वहां पे ऐसे चिंगारी की तरह आग भरती। तो मैं देखता था जो लड़की पहले तक मतलब इतना शर्मा रही थी, बोल नहीं रही थी, आंखें नीचे कर ले रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्या बात है कि आज मतलब जैसे मतलब कोई भी बात बोले जैसे आग निकलती थी, मतलब बात नहीं बोल रही, तलवार चल रही ऐसे। ये आज ध्यान से, ये आपको सोचना नहीं भाई, मैं ऐसे बता दे 1919 का अधिनियम। यहां पे जो आता है 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार एक यहां पे बात कहती है कि इस उद्देश्य में भारत, यहां पे पहली बार ब्रिटिश सरकार ये बात स्वीकार करती है कि हम भारत के लोगों को धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार देंगे, मतलब सरकार में उत्तरदायित्व तो देंगे। समझ पा रहे बात? नहीं, सरकार में उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? कुछ पावर देना सरकार। हाँ, वही चीज देखो, उत्तरदायी सरकार की बात कर रहे हैं, 1919 में कह रहे हैं। सारी चीजें ध्यान में रखना। गांधी जी कूद चुके हैं आंदोलन में, गांधी जी का पदार्पण हो चुका है, गांधी जी की पावर को अंग्रेज देख रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये आंदोलन को बहुत खींचेगा और ये देश की आजादी के लिए ये नायक बन के ही रहेगा। उन्हें पता चल गया कि संघर्ष विराम संघर्ष की नीति लेकर चलते हैं गांधी जी हर आंदोलन में, संघर्ष विराम संघर्ष। और ये नीति जो भी व्यक्ति जिस भी जगह अपना लेता है 90% सफल तो हो ही जाना है। आप अपने जीवन में अपना लें तो जीवन में सफल हो जाते हैं। कैसे
चलिए, संघर्ष विराम संघर्ष, आप संघर्ष किए। चलिए देखो क्या होता है, आप काम किए यहाँ पे 6 दिन काम किए, 1 दिन बचा, 1 दिन आराम से आप विराम किए, मतलब आराम किए, 2 दिन आप यहाँ मान लीजिए, इसको भूल कर इस 2 दिन में एनर्जी आ गई है, अब आगे की ताकत फिर आ जाएगी। इन 6 दिनों में सफलता मिली कि नहीं, 5 दिन में जो सफलता मिल गई ठीक है, उसी को अपनी सफलता मानिए, बाकी की चीजों को भुलाइए, आइए 2 दिन आराम करो और फिर आगे के लिए तैयारी करो। इसलिए संडे की छुट्टी देते हैं क्या? नहीं, वो हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमें गांधी जी के आंदोलन को देखो। घर परिवार में भी आप ये देखिए किन घर परिवारों में लड़ाइयां सबसे ज्यादा होती हैं, जहां के लोग एक ही साथ हमेशा वहीं पे रहेंगे, 6 लोग हैं, 6 लोग एक ही कमरे में हमेशा वहीं पे, उसको मार दियो, उसको मार दियो, उसको मार दियो, चल रहा है उसी में। लेकिन जहां पे लोग समझदार होते हैं क्या करते हैं, 7 दिन का समय होता है, माँ बाप भाई बहन खुद उनकी पत्नी क्या करते हैं, वहां पे प्रोग्राम तय करते हैं। ठीक है, अगर लोग 7 दिन का टाइम पीरियड है तो 5 दिन रहें, 2 दिन क्या करें, कहीं घूमने निकल सकते हैं, हमने जितना कमाया है ठीक है उसका 20% चला जाएगा। अब यहाँ पे जब लोग घूम के आते हैं तो एक नई एनर्जी से आते हैं, और घूमने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे आपके अंदर डेडिकेशन आता है अपने काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए। अभी लड़ेंगे नहीं, पहले जो वाद विवाद हुआ था वो भी सब और सब अपने अपने काम में जुट जाएंगे। समझ पा रहे हैं ये चीज? अब भारत में क्या है, वहां पे जाते नहीं, इसीलिए बहू सास को मार रही, सास बहू को मार रही, ये उसको मार रहे, वो उसको मार रहे, पति बेचारा शाम को आया, दोनों ये पता चला दोनों तरफ से दिक्कत है इनको। तो ये चीजें होती है। 5 मिनट वहां पे आप लोग लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अंदर अभी 5 मिनट मतलब बाद आप भेजिएगा, नहीं डिस्टर्ब क्या करेंगे 10 मिनट। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये चीजें होती हैं। विदेशों के लोग इसीलिए जर्नी काफी करते हैं, भारत के लोग जर्नी करते हैं। देखो गरीबी भी है, वो बात अलग है, लेकिन उसका एक महत्व होता है, ठीक है ना। भारत के जो कंपनी मालिक हैं ये भी दिमाग से ज्यादा पैदल होते हैं, ओवर टाइम दे ओवर टाइम, रात दिन इफिशियंसी कम कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं? कहां से प्रोडक्शन है? नहीं होता। आइए, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत देखो, जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो गांधी जी से जरूर सीखिएगा, ठीक है। गांधी जी, हमें लोगों की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, लोगों की अच्छाइयों को देखना चाहिए। क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात तो करते हैं। इस कानून को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। (1919) के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। सर ये भी एक आदमी था, उनकी तरफ 2 ही थे सर, ये भी 2 ही होंगे, दोनों। सुधार जब भी होगा आप ये मान के चलिएगा, जब भी कोई सुधार होगा, कोई एक्ट बनेगा, भूमिका दोनों की होगी। राज्य सचिव जो ऊपर के स्तर पर है वो प्राथमिक होगा, और वायसराय जो है वो कौन होगा? द्वितीय होगा। समझ पा रहे? पढ़ते पढ़ते आप उदास हो गई हैं? ये सब कहानियों को आपको सीरियस नहीं लेना। क्या क्या बता रहे हैं? नो सचिव, और यहाँ पे वायस, ठीक है। यहाँ पे
और इसमें देखो यहाँ पे आप मानिएगा, उत्तरदायी सरकार की बात तो करेंगे, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो संस्थाएं होंगी, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो संस्थाएं होंगी, सुधार तो करेंगे, लेकिन वर्चस्व भी केंद्र का ही है। किसका है? ये इसको हमेशा बना के रखेंगे, आजादी तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें अंग्रेजों को भगाना नहीं था, चुनाव का सिस्टम अगर पार्शियलिटी से यहां ला देते तो ये अपने आप भाग जाते, लेकिन यहाँ पे हमेशा पकड़ के रखेंगे। और किसी को अगर चुनेंगे भी और अधिकार भी देंगे तो किस स्तर से देंगे? वहां शिक्षा देखेंगे, धन देखेंगे, संपत्ति देखेंगे। देखो भारत और ब्रिटेन में एक अंतर रहा है, जब अन्य देशों में कहीं भी मताधिकार दिया गया, ब्रिटेन के स्तर पे तो पहले महिलाओं को दिया ही नहीं गया। जो पढ़े लिखे लोग थे, पूंजी थी, संपत्ति थी, उनको दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत जब आजाद हुआ, यहाँ सभी को एक साथ बांट दिया गया गिफ्ट के रूप। ये अच्छा था कि नहीं? कैसे अच्छा था? कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वोट सही दे पाएगा? सर पढ़ा लिखा नहीं है, पर जनरल समझ तो होती है सबके पास। सामान्य स्तर की समझ तो थी। सही था। तो पढ़े लिखे तो आज नहीं है। देखो हमारे पास देने के लिए कुछ था नहीं, वही एक चीज था, उसी से हम अपनी नियत दिखा सकते थे कि हमारी नियत पक्की, हमारे पास कुछ है कि नहीं है, नियत हमारा साफ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सबको बांट रहे हैं। हम धर्म ना धर्म देख रहे हैं, ना जाति देख रहे हैं, कुछ भी हम देख नहीं। नियत हमारी क्या थी? साफ। नई सरकार ने सब जनता का अपना प्यार पा लिया, ये चीज की देख करके भी। क्या चीज? सर जो नई सरकार चुनी गई नेहरू की, इसने भी सर की पूरी जनता का प्यार पा लिया। सरकार की बहुत भूमिका थी नहीं, ध्यान रखिएगा। भूमिका कांग्रेस की थी। कांग्रेस उस समय एक आंदोलन के स्तर पर थी, सरकारों के स्तर पर नहीं। लेकिन क्या था, हमारे पास लोगों को देने के लिए क्या था? सबको फ्री में एजुकेशन दे नहीं सकते थे, सबको घर दे नहीं सकते थे, सबको पैसा दे नहीं सकते थे, सबको रोजगार दे नहीं सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट था मताधिकार। हमने उस मताधिकार को दे के सबको ये बता दिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अन्य देशों में जो सबको एक साथ नहीं दिया गया, हमारी इच्छा सही है, हमारी नियत सही है और सबको बांट रहे हैं। समझ पाए नहीं? क्लियर हुआ? तो हमने अपनी नियत यहाँ पे दिखा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे आपको देखना है, यहीं पे दो विषय आते हैं, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित। देखिएगा, ये सुधार करेंगे, लेकिन कैसे कर रहे हैं? आरक्षित, ये हमारे ही पास रहेगा, इसका हस्तांतरण कर सकते हैं। 1919 के अध्ययन में ये चीजें आती हैं। यहाँ पे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था, जिसे और इसी को आप केंद्रीय परिषद बोलते हैं। केंद्रीय परिषद, लोकसभा और राज्यसभा जिसे आप कहते हैं, विधान, इसे लिखिएगा विधान परिषद, विधान बनाने वाली, और इसी को लोकसभा और राज्यसभा। सभाएं ला रहे, चुनाव उस प्रकार से हो नहीं रहा। ये हर तरह आरक्षित में सर मतलब कुछ सब्जेक्ट सर इन्होंने बोला कि हम तुम्हें देंगे ही नहीं, हाँ, कुछ तुम्हें दे देंगे। जैसे पैसा सर अपने पास रख लिया होगा, डिफेंस इनके पास, बिल्कुल सूचना इनके पास, काम की चीजें इनके पास, जिसमें काम नहीं है दे दी। कृषि वगैरह सर इनको दे दिया। हाँ, करिए सुधार, खेत में कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं देंगे, सुधार क्या करोगे? जनता आपको ही कहेगी यार मंत्री तो बन गए हो, कुछ होता नहीं है काम। फिर बोलेंगे यार तो मैं जनता के सामने बेवकूफ बन रहा हूँ, इस्तीफा। यही होगा। समझ में आया? घर में महिलाएं होती हैं, बच्चे मामा मम्मी मम्मी बोलते रहते हैं, लेकिन मम्मी के पास पैसे का अधिकार नहीं है। बोलते हैं तुम मम्मी तो हो, लेकिन कुछ खर्चा नहीं कर रही हो। तो
बच्चे धीरे धीरे क्या होता है, मम्मी को बोलते हैं मेरी मम्मी सही नहीं है, पापा मेरे सही नहीं लाते हैं सामान, क्यों? उसके पास अधिकार आ गया, उसके पास अधिकार है, पैसा उसके पास है, इनके पास कुछ है नहीं, करती रहो सेवा, कोई फायदा है? कोई नहीं। इसीलिए तो मम्मी भी संघर्ष करेगी सशक्त होने के लिए, इसीलिए हिस्सा मांगेगी, होगा फिर। समझ में? ठीक है। अब देखिएगा वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब ये भारतीयों को लाएंगे धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पे बस केवल सुन लेना है, सिखों को भारतीय सिख और भारतीय जो ईसाई होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया गया। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, सिख के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? क्या टाइम हो गया? टाइम 3 मिनट। अधिनियम पढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? प्रोसेस को समझ पा रहे हैं? यही प्रोसेस समझना है। देखो, इसीलिए भाजपा सरकार जब मंदिर के नाम पे आई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 5 साल देखे संत लोग मंदिर कुछ नहीं बनाए हैं, अब छोड़ो, अब आंदोलन करते हैं, लास्ट में फिर कूद पड़े, फिर वो नहीं भाई बनेगा, परेशान मत करो। फिर पार्टियां एक्टिव हो गई, नहीं अगर ये काम नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चीफ जस्टिस भी सख्ते में आ गए होंगे, क्योंकि कानून अपनी तरफ है, लेकिन जन भावनाएं अगर उद्वेलित हो गई, उनका सम्मान ना हुआ, तो जनता के सामने कहां है सुप्रीम कोर्ट? अगर पूरी जनता ही इकट्ठा हो जाए तो कितनी फोर्स लगाओगे? जन भावनाओं की उपेक्षा एक हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद जन भावनाओं की उपेक्षा करना बहुत महंगा पड़ता है, और जिसका खामियाजा ना केवल स्वयं भुगतते हैं, आने वाली 4 पीढ़ियां भी भुगतती हैं। समझ में? मुस्लिमों ने जन भावनाओं की अवहेलना की थी, उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ये अयोध्या भगवान राम का है, पुराणों में है, अगर जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हिंदू उससे ज्यादा देने को तैयार हैं, तो ठीक है, तुम यहां बनाओ। छोटे भाई थे, यहां पे आ जाते, उससे ज्यादा मिलता, लोग उससे ज्यादा सम्मान करते, सामाजिक माहौल बना रहता, परस्परता बनी रहती। लेकिन खुद गलती करके अपने पैर पे उन्होंने क्या मान लिया? कुल्हाड़ी। और अदालत भी जन भावनाओं के ऊपर नहीं चल सकती, सम्मान तो करना ही होगा। और लोकतंत्र जन भावनाओं का ही मंदिर है, बाकी कुछ है नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये देखो, अब ये नहीं मान लेना है कि पुलिस वाले के सामने नहीं, मेरी जन भावना नहीं है। तो जन भावना का मतलब एक एकत्रित समूह देखा जाता है और व्यापक हित देखा जाता है, और उस हित में तार्किकता होनी चाहिए। तार्किकता नहीं है तो फिर ऐसी जन भावनाओं का सम्मान नहीं हो सकता। ठीक है? तो सिखों को देते हैं भाई साहब, भारतीयों को देते हैं, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को। अब देखिएगा, अंग्रेज अभी भी सोचेंगे कि क्यों नहीं काम आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पे ये देते हैं। अब देखिएगा, सांप्रदायिक आधार पे काम यहां बढ़ाया जा रहा है। अभी दलितों को नहीं देंगे, अंत में पता चलेगा दलितों का सबसे बड़ा नेता है अंबेडकर। अंबेडकर की सोच और गांधी की सोच में एक विशेष अंतर है, उस सोच को समझना पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, गलत कोई नहीं था, और इसी को समझेंगे हम। कल आना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना। कब? आज की कल? सर कल छुट्टी रहेगी, छोटे बच्चे होली खेलेंगे अपना। फिर कल परसों 2 दिन की छुट्टी।